बोले थे अधिकार करने दोस्त सिखाता है अमेरिका, और मौलिक कर्तव्य रूस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहां से लिए हैं? अमेरिका से। तुम बताओ, ए लड़का, इम्पीचमेंट कहां से लिया गया? इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। महाभियोग, महाभियोग कहां से? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका, राज्यपाल का पद कनाडा। तुम बताओ, भारी भरकम पूछ लें, हमारे राष्ट्रपति का स्थिति दुनिया में किसके पोजीशन के बराबर है? ब्रिटेन के राष्ट्रपति के समतुल्य। हमारा सॉरी, ब्रिटेन के राजा के समतुल्य। ठीक है, तुम बताओ, हमारे यहाँ पे द्वि सदनीय व्यवस्था है या एक एकल सदनीय व्यवस्था है? एक सदनीय व्यवस्था है। देखो उसका द्विसदनीय, लोकसभा और राज्यसभा। ये व्यवस्था कहां से लिए हम लोग? ब्रिटेन से। कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से। तुम बताओ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिए हैं? जापान। और विधि का शासन? ब्रिटेन। विधि के निर्माण प्रक्रिया? ब्रिटेन से। ठीक है, संविधान संशोधन? साउथ अफ्रीका। इमरजेंसी के दौरान प्रावधान? जर्मनी। ठीक है, संघीय व्यवस्था? कनाडा। ठीक है, लगभग तुम लोग को सारा याद है। अच्छा, अगर राष्ट्रपति पूछा जाए कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कहां से ली है? आयरलैंड। निर्वाचित राष्ट्रपति होगा ये कहां से? अमेरिका। ठीक है, हाँ, महाभियोग। चलो, तो हम लोग लगभग संविधान कैसे बनाए हैं, नहीं बनाए, वो सब हम लोग देख चुके हैं। अब आज से शुरू हो रहा है तुम्हारा वास्तविक संविधान। कल ही बोले थे हम लोगों को इसमें पढ़ना है। सबसे पहले प्रस्तावनाओं से शुरू करेंगे, उसके बाद कितने भागों में बटा हुआ है, कितने अनुच्छेद हैं, क्या क्या अनुसूचियां हैं, कितने अनुसूचियां हैं, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? प्रस्तावना। बताए थे संविधान एक किताब है, जैसे ही संविधान को खोलोगे तो पहला ही पेज पे तुमको क्या मिलेगा? प्रस्तावना। ठीक है, अब इस प्रस्तावना को भले ही हो सकता है तुम लोग नहीं देखे हो कभी, पर आज के बाद तुम लोगों को लगना चाहिए हाँ हम प्रस्तावना को जान रहे हैं। क्यों ये जानना चाहिए? भारत के नागरिक हो, स्पेशली पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो या होने वाले हो, लगभग सब तो हो ही चुके हो, तो ग्रेजुएट होने का कुछ मतलब होता है। ठीक है, कि तुम्हारा समाज में एक प्रतिष्ठा है, पता है ना? ठीक है, ग्रेजुएट जब होते हो उसमें एक ऑनर सब्जेक्ट होता है ना? ये ऑनर का मतलब क्या होता है? सम्मान। उस सब्जेक्ट में तुम एक सम्मानीय व्यक्ति हो। सोचो तुम्हारा दर्जा क्या है मोहल्ले में, मतलब समाज में। भले ही तुम अपने आप को किसी कैटेगरी का नहीं मानो, पर तुम्हारा एक इज्जत है, उस इज्जत का थोड़ा सा इज्जत रखना पड़ेगा। ठीक है, संविधान का प्रस्तावना जो है एक दो बार बस को देखोगे, रटने का प्रयास नहीं करोगे। रटना तो चाहिए, लेकिन तुमको को जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरा संविधान का प्रस्तावना बैठ के रट रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ। जैसे मान लो जन गण मन बहुत बच्चा नहीं जानता है, ठीक है, तो क्या उसका जिंदगी कुछ बदल जाएगा? क्या नहीं, पर जानना चाहिए कि कहीं पे भी मान लो राष्ट्रगान हो रहा है तो हम भी साथ में गा देंगे, नहीं तो घरों के बगल में खाली खड़ा हो गए। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि सीख लो। ठीक वैसे ही हमारा प्रस्तावना एक दो बार देखोगे। अब प्रस्तावना से सवाल काफी सारे आते हैं एग्जाम में, इसलिए आज से तुम्हारा यहाँ जितना भी चीज लिखा हुआ है लगभग कहीं ना कहीं तुम्हारे सवाल में कुछ न कुछ पूछा हुआ ही होगा। ठीक है, एक बार प्रस्तावना को देखो, पहले शुरू से पढ़ो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को
एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब ये चीज एक दो बार इसको रूम पे भी जाके पढ़ना, ठीक है, कहीं पे भी निकालोगे, गूगल में भी निकालोगे, ये पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोगों को क्यों पढ़ना है, क्या सवाल आता है क्या? ये जैसे मान लो कहीं पे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं पे भी आता है, कोई पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी करोगे, तो उसके लिए तो काफी कंपल्सरी है, सबको तो याद रखता है, लेकिन क्या तुमको सवाल पूछा जाता है? तो आंसर है हाँ, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो कैसे क्या पूछे जाते हैं वो सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तुम लोगों को कुछ कुछ वर्ड हाईलाइटेड दिख रहा होगा, ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले पूछ लेता है कि हमारा प्रस्तावना शुरू किन शब्दों से हुआ है? किन शब्दों से? हम भारत के लोग। किससे शुरू हुआ है? हम भारत के लोग, इससे शुरू हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में जो भी शक्तियां दी गई है, सारे शक्तियों को किसके बिहाफ पर दिया गया है? भारतीय नागरिकों के बिहाफ पर। किसके बिहाफ पर? भारतीय नागरिकों के बिहाफ पर। और यही से एक शब्द निकल के आता है कि हमारे संविधान के द्वारा दिया गया सर्वोच्च अधिकार किसको है? आंसर है जनता को। किसको है? जनता को। भारत में सबसे पावरफुल कौन है? जनता। ये हमारा संविधान कहता है। इसीलिए हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग सभी मिलकर हम अपने लिए संविधान बना रहे हैं। दूसरा सवाल इससे आखिरी से पूछा जाता है, एक बार सवाल पूछ लिया कि प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा तिथि अंकित है? ठीक है, सवाल पूछ लिया कि प्रस्तावना में कौन सा तिथि अंकित है, और अलग अलग ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 99% बच्चा मारेगा दोनों। क्या मारेगा? दोनों, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या लागू हुआ, क्या तैयार हुआ? संविधान तैयार हुआ। और 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ? संविधान। पिछले बार हम कुछ गलत डेट बोल दिए थे क्या? यही ना दोनों बोले जी, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। लेकिन हमारे प्रस्तावना में सिर्फ एक ही डेट अंकित है। कौन सा डेट है वो? 26 नवंबर 1949। याद रहेगा, हमारे प्रस्तावना में दोनों डेट अंकित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लागू तो बाद में हुआ। प्रस्तावना में वो डेट अंकित है जिस दिन संविधान बनके तैयार हो गया। क्या इसके बाद इसमें कोई छेड़छाड़ हुआ? आशा है नहीं। तो संविधान बनके तैयार किस दिन हो गया? 26 नवंबर 1949। तो संविधान के प्रस्तावना में कितने डेट अंकित है? एक डेट। वो कौन सा डेट है? 26 नवंबर 1949। कितना हल्का क्वेश्चन है, जो ये सिर्फ एक बार पढ़ा हुआ है। जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको क्या पता चलेगा प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो पहला दो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि संविधान का प्रस्तावना या संविधान सर्वोच्च शक्ति किसको प्रदान करता है? भारतीय जनता को। और ये हमको संविधान के प्रस्तावना के पहले लाइन से पता चल जाता है। दूसरा, प्रस्तावना में कौन सा डेट अंकित है? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। ये दो चीज क्लियर हुआ। इसके अलावे अगर तुमसे पूछा जाए हमारे संविधान का वह कौन सा हिस्सा है जो पूरे संविधान का एक तरह से बोल सकते हो मार्गदर्शन करता है, कौन है वो? प्रस्तावना। पूरे संविधान में क्या हम लोग वर्णित करने वाले हैं, इसका एक तरह से बोल सकता है कि एक समरी दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है? प्रस्तावना में। कहां दिया हुआ है? प्रस्तावना। ये तो हो गया। इसके अलावा कुछ और सवाल पूछे जाते हैं, जैसे ये जो वर्ड्स हैं इसको अरेंज करने बोल दिया जाता है। ठीक है, ये वर्ड्स लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा हमारे प्रस्तावना में इन शब्दों का क्रम क्या है, या तुमसे दे देगा कि प्रस्तावना के हिसाब से निम्न शब्दों को क्रमित करें। 4 शब्द लिखा रहेगा और चारों अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग अरेंज किया हुआ रहेगा। कहीं पे सबसे पहले लोकतंत्रात्मक गणराज्य दे देगा, फिर पंथनिरपेक्ष देगा, फिर प्रभुत्व संपन्न देगा, फिर समाजवादी देगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या आता है? ये 4 वर्ड तुमको दे देगा और पूछा जाएगा कि प्रस्तावना के हिसाब से इसको सजाओ। हमारे प्रस्तावना में सबसे पहले क्या आता है? प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसको ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर काम आएगा। फिर से रिपीट करते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये हमारे संविधान में पहले ही 2 लाइन में वर्णित है। कौन कौन सा शब्द? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑर्डर याद रखना है। सबसे पहले क्या बोले हम लोग? हमारा देश प्रभुत्व संपन्न है। हमारा देश क्या है? प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। दूसरा क्या बोले? समाजवादी। तीसरा पंथ निरपेक्ष और चौथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लेकिन शुरुआत का जो संविधान था उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष का यूज नहीं हुआ था।
अगर तुमसे कभी पूछा जाए क्या ये मूल संविधान में ये दो शब्द थे मूल प्रस्तावना में, तो आंसर है नहीं। कौन कौन सा शब्द नहीं था? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष मूल संविधान में नहीं था। तो शुरुआत में जब लिखा गया था मूल संविधान तो वहां डायरेक्ट था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। समझ में आया? बाद में दो शब्द जोड़ा, कौन कौन सा? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। तो ऊपर का जो 2-3 लाइन तुम देख रहे हो इसमें से फिर से रिपीट करते हैं। पहला लाइन क्लियर हो गया तुम्हारा कि संविधान का शुरुआत मतलब प्रस्तावना का शुरुआत किससे हुआ है? हम भारत के लोग। किससे शुरू हुआ है? हम भारत। इतना सा याद रखना, इतना सा फ्रेश याद रखोगे काम चल जाएगा। दूसरा, इसमें इसके कितने शब्दों को पढ़ना है हमको? 4 शब्दों में। देखिए शुरुआती दौर में कितने शब्द थे? 2 ही शब्द है, शुरू वाला और लास्ट वाला। शुरू में क्या है? प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और लास्ट में क्या था? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखो याद तो करना ही है, पर अगर थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से याद करेंगे ना तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी ऐसे हम भी वही करते हैं। तुम देखा होगा कि बहुत सारा चीज रखा रहता है, हम बीच में घुसा देते हैं ना जी, क्योंकि हमको रखना होता है कुछ, तो हम या तो ऊपर रख सकते हैं या नीचे रख सकते हैं, लेकिन कोशिश हमेशा करते हैं बीच में डाल दें। ठीक है, वही चीज यहाँ भी किया है। तो शुरुआत में क्या था? प्रभुत्व संपन्न, और आखिरी में क्या था? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बीच में 2 शब्द घुसा दिए, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। रिपीट करते हैं फिर से। ऑर्डर क्या है हमारा? मतलब सॉरी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मेरा उम्मीद है कि अभी तक तुम लोग को ये चारों वर्ड का ऑर्डर क्लियर हो गया होगा। हम चाहें तो इसको बिना पढ़े भी एक बार पढ़ के निकल सकते हैं, पर हमको पढ़ाना है, पढ़ना नहीं है। इसीलिए तुमको जब कंफर्म जब तक नहीं हो जाए, हम बार बार इसलिए चीजों को रिपीट करते हैं ताकि तुमको थोड़ा क्लियरिटी मिल जाए। अब मिल गया ये चारों वर्ड, फिर से एक बार रिपीट कर दो, आगे बढ़ जाएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं आगे। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब यहां से ये 3 वर्ड तुमको दिख रहा होगा। अब यहां से सवाल पूछा जाता है कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, और कितने प्रकार की समानता की चर्चा की है। समता मतलब समानता, समता मतलब समानता। अब सोचो कि इस पेज से, मतलब इस एक पेज से कितना सारा सवाल पूछा जाता है। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बताओ कि प्रस्तावना में कितने न्याय की चर्चा की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। कितने न्याय की चर्चा की गई है? 3। तो न्याय कितना हो गया? 3। न्याय कितना हो गया? 3। नोट्स में भी तुम लोग नोट डाउन कर लोगे। तो कितने न्याय की चर्चा की गई है? 3 ही न्याय। कौन कौन सा न्याय है? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। तो न्याय कितने हैं? 3, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। इसके बाद है स्वतंत्रता। हमारे देश के नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वादा किया गया है? कितना प्रकार? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। टोटल कितना हो गया? 5। कितने प्रकार के? 5। फिर से रिपीट करो। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कितने प्रकार का स्वतंत्रता? 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इससे दूसरा सवाल भी बनेगा, तुमसे पूछ लेगा उसमें बताओ निम्न में से किस स्वतंत्रता का चर्चा प्रस्तावना में नहीं किया गया है। कुछ भी डाल देगा, तो तुमको ये 5 याद रखना है। सबसे पहले कितने स्वतंत्रता का चर्चा? 5। कौन कौन सा स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। कितना स्वतंत्रता हो गया? 5। इसके बाद तुमको क्या दिख रहा है? समता। समता मतलब समानता। समता मतलब समानता। तो हमारे यहाँ पे कितने समानता की बात की गई है? 2, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। अब देखो यही तुमको मिक्स करके दे देगा। बताओ किस समानता की चर्चा की गई है प्रस्तावना में? प्रतिष्ठा, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, कुछ भी डाल देगा। अब तुमको पता ही नहीं चलेगा पूछा क्या है, लेकिन जो इसको एक बार सीरियसली पढ़ा है वो इसको आसानी से कर पाएगा। तो समता किस चीज की? समानता किस चीज की? प्रतिष्ठा और अवसर की। समानता किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर। फिर से रिपीट करते हैं। हमारे प्रस्तावना के शुरू के 2-3 लाइन में कितने शब्द याद रखने हैं तुमको? 4। कौन कौन सा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हो गया याद? अब जब नीचे आएंगे तो हमारे नागरिकों को दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले न्याय। ऑर्डर याद करेंगे, किस ऑर्डर में दिया गया है? सबसे पहले क्या दिया गया है? न्याय। न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। इसके बाद क्या दिया गया है?
स्वतंत्रता, न्याय के बाद स्वतंत्रता। कितने स्वतंत्रता? 5। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, उपासना की स्वतंत्रता, ये उपासना नहीं है, उपासना की स्वतंत्रता। क्लियर हो गया? इसके बाद है समता या समानता। कितने प्रकार का समानता? 2। किस चीज की? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब एक और चीज, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता। कितने प्रकार की बंधुता की चर्चा की गई है? एक प्रकार की। कितने प्रकार की? एक प्रकार। अब ये एक बार एग्जाम में पूछ लिया है, इस चारों को डालकर पूछा है कि बताओ निम्न में से कौन सा कथन सही है। अगर कोई प्रीवियस क्वेश्चन बनाते हो तो नजर आया होगा कि बताओ कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व या भ्रातृत्व। बंधुत्व और क्या बोल सकते हैं? भ्रातृत्व मतलब भाईचारा। कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा या भ्रातृत्व या बंधुता की चर्चा की गई है। तो न्याय कितना प्रकार? 3, स्वतंत्रता 5, समता 2 और बंधुत्व 1। कौन कौन सा बंधुत्व क्या है? राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता मतलब भाईचारा हमको किस लिए चाहिए? राष्ट्र की एकता और अखंडता बना रहे, इसलिए बंधुत्व का चर्चा कितना किया गया है? 1। ठीक है, समता का चर्चा 2, स्वतंत्रता का चर्चा 5 और न्याय का चर्चा 3। क्या याद हो गया पूरा? यही तो है पूरा यहां से यहां तक। अब नीचे वाला चीज जो वो काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक डेट इंपॉर्टेंट है। कौन सा डेट है? 26 नवंबर 1949। अब सोचो कि इतना सा जिसको याद है, ये तो तुमको याद भी होना चाहिए। संविधान का ये पहला पेज है, सबको पता होना चाहिए, लेकिन इससे कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर से एक बार पूरा चीज रिपीट कर दें। हमारा संविधान शुरू किस लाइन से होता है, किस पेज से होता है? हम भारत के लोग। दूसरा, सबसे ऊपर क्या चर्चा किया गया है? 4 शब्द हैं। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगर ये पंथ निरपेक्ष की जगह कहीं पे भी धर्म निरपेक्ष दे दे तो भी सही है। ठीक है, एक्चुअल शब्द क्या है? पंथ निरपेक्ष। लेकिन पंथ निरपेक्ष का मतलब वही हुआ जो धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है, लगभग समान मतलब है। इसीलिए कई बार तुमसे हो सकता है कि पंथ निरपेक्ष की जगह पे क्या लिख दे? धर्म निरपेक्ष लिख दे, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों में से किसी को चुनना होगा तो क्या चुनेंगे? पंथ निरपेक्ष चुनेंगे। ठीक है, उसके बाद न्याय कितने प्रकार की? 3 प्रकार। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। उसके बाद स्वतंत्रता कितना प्रकार? 5। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता कितने प्रकार की? 2। कौन सा? प्रतिष्ठा और अवसर। अच्छे से याद रखना, समानता कितना है? 2। प्रतिष्ठा का समानता चाहिए और अवसर की समानता चाहिए। और बंधुत्व का कितना चर्चा किया गया है? 1। एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए बंधुत्व। कोई दिक्कत यहां तक? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये नोट डाउन कर लेना। न्याय 3 है, स्वतंत्रता 5 है, समता 2 है और बंधुता 1 है। ये अंडरलाइन मतलब इस तरह से लिख लेना अपने नोट्स में। ठीक है, बढ़ जाए आगे। अब इसको समझना है थोड़ा सा। क्या इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत? जो शब्द लिखे हुए हैं इस शब्द को हल्का सा समझ लेना है। अपने से पढ़ोगे अभी तो मोटा मोटी तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इस अगर पूछा जाए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? हम लोग मतलब जब कोई देश, हम बताए थे, आजाद होता है, 2 तरह से आजादी हो सकता है उसकी। एक पूरी तरह से आजाद है और एक पूरी तरह से आजाद नहीं है, बस उसको इंटरनली गवर्नमेंट के लिए पूरी आजादी मिली हुई है। क्या हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का किसी अन्य देश का कोई वर्चस्व है क्या? नहीं, हम लोग अपने में प्रभुत्व संपन्न है। क्या है? हम लोग प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी चीजों को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं? ऑब्वियस है करते हैं। हमारा जो मोटिव है वही है समाजवाद को बढ़ावा देना। पंथ निरपेक्ष मतलब धर्म निरपेक्ष, मतलब हम किसी भी धर्म को मानेंगे नहीं। मतलब क्या हुआ? सभी धर्म हमारे यहाँ आ सकते हैं। समझना इस चीज को। भारत के संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि हम सभी धर्म को मानेंगे। भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है कि हम सेकुलर हैं, मतलब पंथ निरपेक्ष हैं। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करेंगे। समझना इस चीज को। एक ही सेंटेंस को हम 2 रूप में बोले हैं और दोनों का मीनिंग अलग अलग है। हम सभी धर्म को एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने हैं धर्म सबको मान रहे हैं। एक ये चीज हो गया। दूसरा हुआ हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। दोनों सेंटेंस अलग अलग है पर दोनों का सार देखोगे तो लगभग एक ही है ना? अगर भारत के संविधान में लिखा होता कि हम हिंदू राष्ट्र हैं तो भारत क्या बन जाता? हिंदू राष्ट्र।
और रेस्ट जितने भी हैं सबको हम मान्यता दे भी सकते थे, नहीं भी दे सकते। जैसे आज पाकिस्तान देखोगे, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, तो वहां पे दूसरे लोग जो रह रहे हैं उनको बहुत सारा राइट नहीं मिलेगा जितना मुस्लिमों को मिलेगा। क्या भारत में ऐसा होता है क्या? नहीं, यहाँ पे सभी धर्म के लोग एक जैसे हैं। पर संविधान में ये नहीं कहा गया है कि हम धार्मिक स्टेट बनने वाले हैं। ये साफ साफ कहा कि हम किसी भी धर्म को एक धर्म नहीं मान रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय धर्म कोई भी नहीं होगा, हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करेंगे। एक बार यही पूछ लिया एग्जाम में, हमारा संविधान क्या कहता है कि भारत में सभी धर्मों को रखा जाएगा, भारत किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता है, भारत किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है। क्या आंसर होगा? भारत किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है, सभी धर्म को फॉलो करता है। कहां लिखा गया है? लिखा गया है कि हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करेंगे। मतलब इसका सेंस वो हुआ कि भारत में सभी धर्म रह सकते हैं। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष और क्या हो गया? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हम लोग लोकतांत्रिक गणराज्य है ही। ठीक है, चलो, और इधर किसी भी शब्द में उतना कोई तकलीफ नहीं होगा। क्या प्रस्तावना को समझ लिया? बढ़ जाए आगे। अब इसके अलावे प्रस्तावना से कुछ सवाल आता है। जैसे अभी बताए कि पहले ये दो शब्द नहीं था। कौन कौन सा नहीं था? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष नहीं था। तो भारत अगर चाहता तो कोई भी इसमें धर्म को एक धर्म बना भी सकता था, क्योंकि हम लोग लिखे ही नहीं थे। लेकिन अब लिख दिए कि हम लोग पंथ निरपेक्ष हैं, हम लोग किसी भी एक धर्म को फॉलो नहीं करते। ठीक है, दो ये शब्द है और एक शब्द है अखंडता। कौन सा शब्द है? अखंडता। ये शब्द भी पहले नहीं था। तो कई बार तुमसे पूछा जाता है क्या हमारे संविधान के प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इस पर कई विवाद है जिसको कि हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, वर्तमान कंडीशन के हिसाब से संविधान में संशोधन, सॉरी, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। संशोधन का मतलब बताए थे। संशोधन क्या होता है? कोई भी किताब लिखा गया है, इसमें जो बदलाव करेंगे, इसी बदलाव को संशोधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संशोधन। तो जब भी इसका चर्चा करेंगे, क्योंकि संविधान में आगे चल के संशोधन पढ़ोगे काफी सारा, ठीक है, तो जब भी हम संशोधन शब्द का चर्चा करें, इसका मतलब उसमें कुछ बदलाव लाया गया है। तो क्या संविधान के प्रस्ताव में बदलाव लाया जा सकता है? कौन सा रहे? हाँ, लाया जा सकता है, मतलब इसमें संशोधन हो सकता है। ठीक है, दूसरा सवाल ये पूछेगा क्या हम लोग कभी बदलाव लाए हैं, कभी संशोधन किए हैं? कौन सा रहे? हाँ, संशोधन किए हैं। कितनी बार संशोधन किए हैं? मात्र एक बार। कितनी बार संशोधन किए हैं? एक बार। और उसी संशोधन के जरिए तीन शब्द हम लोगों ने जोड़ा। कौन कौन सा शब्द जोड़ा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कितने शब्द हम लोगों ने जोड़े? तीन शब्द। हम लोगों ने संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया? एक बार। तो प्रस्तावना में अब तक कुल कितना संशोधन हुआ? एक बार। और ये संशोधन हम लोगों ने कब किया? 1976 में। कब किया? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन था। कौन सा था ये? 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में हम लोगों ने तीन शब्द जोड़ दिया। वो तीन शब्द कौन कौन सा है? समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो कई बार डायरेक्ट यही सवाल पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? कितने शब्द? तीन शब्द। कौन कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। यहां तक क्लियर हो गया? कितना संविधान संशोधन हुआ प्रस्तावना में? एक। कब हुआ? 76 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां। अच्छा, जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है 42वां क्या हुआ, जब हम पहली बार संविधान संशोधन कहेंगे तो उसको कहेंगे पहला संविधान संशोधन। दूसरी बार जब करेंगे तो क्या बोलेंगे? दूसरा। तीसरी बार करेंगे तीसरा। इसी तरह से कर करके आगे बढ़ जाएंगे। यानी अभी तक कितना संविधान संशोधन हो चुका है? 42। 1976 तक कब तक कितना हो चुका है? 42। और ये क्रम से कम कितना है? 42वां। यही हो गया 42वां संविधान संशोधन। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ भारतीय संविधान सर्वोच्च शक्ति किसको प्रदान करता है? किसको प्रदान करता है? भारतीय जनता को। किसको करता है? भारतीय जनता को। किसको करता है? भारतीय जनता को। ठीक है, अब अगर तुमसे पूछा जाए, अब यहां पर आते हैं, पूछा जाए कि हमारा प्रस्तावना जो लिखा गया है इसको लेकर कुछ लोगों का कुछ कुछ मत था। अच्छा, प्रस्तावना से संबंधित दो और चीज पूछा जाता है जो कि पहले पढ़ा रखे हैं कि प्रस्तावना को, यानी उद्देश्य प्रस्ताव, वही आगे चल के प्रस्तावना बना। तो इसको प्रस्तुत किसने किया था? कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया। ये तो पहले पढ़ा रखे हैं। ठीक है, अब जब संविधान बन जाएगा तो कुछ लोग कुछ कुछ स्टेटमेंट डालेंगे कि प्रस्तावना हमारे लिए कितना अहमियत है इसको लेकर। तो कुछ कुछ स्टेटमेंट है।
संविधान की कुंजी है, मतलब प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। तुमसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि बताओ किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, किसने कहा है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा है प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, किसने कहा है प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है, किसने कहा है प्रस्तावना संविधान का मूल दर्शन है, और किसने कहा है संविधान प्रस्तावना संविधान का दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये 5-6 स्टेटमेंट है, इसको तुमको याद रखना है, ठीक है, इसको नोट डाउन भी कर लेना। पहला है संविधान की कुंजी। किसने कहा प्रस्तावना को संविधान की कुंजी? तो कुंजी अगर कहा जाए तो किसने कहा था? ये कहा था आर्नेस्ट वाकर ने। किसने कहा था? आर्नेस्ट, ठीक है, आर्नेस्ट वाकर, आर्नेस्ट वाकर। किसने कहा था? आर्नेस्ट वाकर। तो हमारा प्रस्तावना जो है ये संविधान की कुंजी है। किसने कहा था? आर्नेस्ट वाकर ने। किसने कहा था? आर्नेस्ट वाकर ने। अब अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, क्या है प्रस्ताव? अब इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर तुमसे एक लाइन पूछा जाए कि बताओ अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसको कहा, ठीक है, अगर एक वर्ड में पूछा जाए तुमसे कि बताओ अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसको कहा, तो आंसर होगा अनुच्छेद 32। क्या होगा? अनुच्छेद 32। आगे चल के पढ़ोगे अभी, जिसको कि हम लोग संवैधानिक उपचार का अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचार का अनुच्छेद। आगे चल के अभी अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अनुच्छेद 32 को अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा, ठीक है, ये एकदम 100% याद रखना। और यहां पूछा गया है कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा। क्या दोनों क्वेश्चन एक ही है कि अलग अलग है? दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है, तो याद रखोगे। प्रस्तावना को किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास, ठीक है, ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव, ठीक है, ठाकुरदास भार्गव। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव। किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। इसके बाद है संविधान की राजनीतिक कुंडली। क्या है? प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। किसने कहा? के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है ये संविधान की राजनीतिक कुंडली है। इसके बाद है प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। ये कहा था पालकी वाला ने। किसने कहा था? पालकी वाला, एन.ए. पालकी वाला। किसने कहा था? एन.ए. पालकी वाला, एन.ए. पालकी वाला। किसने कहा था? एन.ए. पालकी वाला। खाली पालकी वाला याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो संविधान का पहचान पत्र प्रस्तावना है, या किसने कहा? पालकी वाला ने। किसने कहा? पालकी वाला ने। संविधान का मूल दर्शन है। अब यहां पर थोड़ा बड़ा करके भी दे सकता है, हम जानबूझ के वो शब्द हटा दिए ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। ध्यान देना है कीवर्ड पर। इन्होंने जो कहा है वो कहा है कि संविधान की आत्मा और मूल दर्शन है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा और मूल दर्शन है। ये कहा है अंबेडकर जी ने। किसने कहा है? अंबेडकर जी ने। पर हम आत्मा को जानबूझ के हटा दिए, ठीक है। क्यों हटा दिए? क्योंकि जैसे तुम आत्मा देखोगे तुम्हारे लिए मेन वर्ड आत्मा हो जाएगा, और मेन वर्ड अगर आत्मा हो गया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि अंबेडकर जी ने खाली आत्मा किसी और को कहा है। किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को। और प्रस्तावना को आत्मा किसी और ने कहा है, ठाकुरदास भार्गव ने। अब ये क्या है? संविधान की आत्मा व मूल दर्शन। तो जब भी अंबेडकर का स्टेटमेंट पूछा जाएगा, आत्मा के रहे ना रहे, आत्मा के साथ क्या रहेगा? मूल दर्शन अनिवार्य है। इसलिए हम लोग आत्मा को इग्नोर कर देंगे जब ये वाला पूछा जाएगा। हम लोग ढूंढेंगे कि मूल दर्शन है कि नहीं है। अगर मूल दर्शन है तो किसका स्टेटमेंट है? वो अंबेडकर जी का। किसका स्टेटमेंट है? अंबेडकर जी का। उसके बाद है दीर्घकालिक सपनों का विचार। क्या है? दीर्घकालिक सपनों का विचार। ये कहा है कृष्ण स्वामी अय्यर ने। किसने कहा है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी, कहां पढ़ा था ये नाम? अल्लादी कृष्ण स्वामी। कहां पढ़ा था जी? प्रारूप समिति का सदस्य कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, पढ़ा था ना। प्रारूप समिति के सदस्य थे तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अब हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये सारा स्टेटमेंट, पर तुमको याद रखना है। कई बार हल्का सवाल इससे पूछा जाएगा, तुमको पूछ लेगा बताओ प्रस्तावना के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। समझना, देखो सिर्फ पढ़ नहीं लेना है, पढ़ने के साथ साथ क्या सवाल आते हैं उसको भी ध्यान देना है। तुमसे अगर सवाल पूछ लिया
कि बताओ प्रस्तावना के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कुंजी, आत्मा, राजनीतिक कुंडली, पहचान पत्र, मूल दर्शन और दीर्घकालिक सपनों का विचार। ये तो पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन ये सब शब्द से काम चल जाएगा। क्या सही होगा कि नहीं होगा? आंसर है। जैसे 4 शब्द दिया, बताओ क्या कहा गया? ताला, कुंजी, ठीक है, डेस्क, बेंच। पूछा जाएगा कि प्रस्तावना के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है? क्या हो जाएगा? कुंजी। ये एक एग्जाम्पल दिए, इस तरह का कोई भी सवाल पूछा सकता है, ठीक है, तो याद रखोगे। फिर से रिपीट करते हैं। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी किसने कहा? अर्नेस्ट वाकर ने। किसने कहा? अर्नेस्ट वाकर। अर्नेस्ट वाकर। संविधान की कुंजी किसने कहा? अर्नेस्ट वाकर। संविधान की कुंजी किसने कहा? अर्नेस्ट वाकर। संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव। आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव। ठीक है। पहचान पत्र पालकी वाला। पहचान पत्र पालकी वाला। पहचान पत्र पालकी वाला। ठीक है। मूल दर्शन अम्बेडकर। मूल दर्शन अम्बेडकर। मूल दर्शन अम्बेडकर। ठीक है। सपनों का विचार, दीर्घकालिक सपनों का विचार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चलो फिर से रिपीट करते हैं। कुंजी किसने कहा? अर्नेस्ट वाकर। कुंजी किसने कहा? अर्नेस्ट वाकर। कुंजी किसने कहा? अर्नेस्ट वाकर। पहचान पत्र किसने कहा? पालकी वाला। पहचान पत्र पालकी वाला। पहचान पत्र पालकी वाला। कुंडली मुंशी। कुंडली मुंशी। राजनीतिक कुंडली किसने कहा? मुंशी कौन? के एम मुंशी। ठीक है। दीर्घकालिक सपनों का विचार, अल्लादी के स्वामी अय्यर। मूल दर्शन अम्बेडकर। मूल दर्शन अम्बेडकर। फिर से रिपीट करो। कुंजी किसने कहा? वाकर। कुंजी किसने कहा? वाकर। कुंजी किसने कहा? वाकर। ठीक है। अब देखो हम लोग नाम को इसी में से कोई ना कोई मिला के देगा, तो याद रखना कुंजी मतलब चाबी। क्या किसी और चीज में चाबी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। किस में लगा सकते हैं? खाली वाकर में। वाकर समझते हो? वाकर बच्चा का चलने वाला जो होता है। ठीक है। तो चलने वाला चीज है, इसी में हम सिर्फ कुंजी लगा सकते हैं। तो संविधान का कुंजी किसने कहा? वाकर। किसने कहा? वाकर। मुंशी किसको कहते हैं पता है? मुंशी वर्ड सुने हो? मुंशी किसको कहते हैं? किसी भी डिपार्टमेंट के मुंशी के पास जाओगे पूरा कुंडली मिल जाएगा। ठीक है। थाना अगर जाना है, थाना के मुंशी से मिल लेना। उस थाना में क्या हो रहा है, कब क्या होगा, हो सकता है एसएचओ को भी नहीं पता होगा, लेकिन सारा चीज पता होता है। किसको पता होता है? मुंशी को। मुंशी वर्ड ही इसीलिए आया है, ये कुंडली लेके बैठा रहता है। ठीक है। किसी भी डिपार्टमेंट का जो मुंशी होगा उसके पास सारा कागजात रहेगा। तो कुंडली किसने कहा है? के एम मुंशी ने। राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? के एम मुंशी। चाबी मतलब कहां लगाएंगे चाबी? वाकर में। तो कुंजी किसने कहा? वाकर। कुंडली लेने के लिए किसके पास चले जाएंगे? किसी भी डिपार्टमेंट के मुंशी के पास। ये हकीकत है, किसी भी डिपार्टमेंट के पास मुंशी अगर तुम्हारा दोस्त है तो उसका सारा कागज तुम्हारे पास आ सकता है। ठीक है। तो कुंडली किसने कहा? मुंशी ने। के है? मुंशी ने। अब आता है पहचान पत्र। पहचान पत्र किसने कहा? पालकी वाला। पहचान पत्र पालकी वाला। पहचान पत्र पालकी वाला। मूल दर्शन, दर्शन करने हम लोग दर्शन करने दो ही तीन पूजा में जमे करते हैं, तो दुर्गा पूजा और तो सरस्वती पूजा। और किसी चीज में दर्शन करने जाते हो क्या? कभी सुने हो कि दर्शन करने जा रहे हैं? शिव जी का दर्शन करने कोई नहीं जाता, पूजा करने जाता है। मूर्ति जो बैठता है सिर्फ एक दुर्गा माँ का ऐसा है जो जनरली लोग दर्शन करने जाता है ना? हकीकत है। कहीं जाते हो, मतलब जा रहे हैं मेला घूमने के लिए, अक्सर एक आदमी एक ही चीज में मेला घूमने के लिए सुनता होगा, वो है दुर्गा पूजा। कौन सा? दुर्गा पूजा। लगता तो बहुत है। तो याद रखना, दर्शन किसका करेंगे? अम्बे माँ का। दर्शन किसका करेंगे? अम्बे माँ का। अभी लग रहा होगा उल्टा पुल्टा, बाद में जब इसको रिकॉल करोगे ना, यही रिकॉल होगा, हम गारंटी देते हैं इसका। ठीक है। दर्शन किसका करेंगे? अम्बे माँ का। कुंजी से क्या खोलेंगे? वाकर। देखो याद हो गया। ठीक है। अगर कुंडली निकलना है किसी भी डिपार्टमेंट का, किसके पास जाओगे? मुंशी के पास। याद हो रहा है तुमको? ठीक है। अब है आत्मा। क्या है? आत्मा देख के भागता है। आत्मा देख के भागता है। भागता है कि नहीं भागता? कौन कहता है हाँ आत्मा आ गया, देखें क्या करता है? जैसे पता चलेगी आत्मा है, यहाँ से सब भाग जाओगे इसको छोड़कर। ठीक है। तो आत्मा आने के बाद क्या करता है? भाग जाता है। तो ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव। आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव। बच गया तुम्हारा एक तो दीर्घकालिक सपनों का विचार। किसने कहा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब रिपीट करते हैं, बिना देखे बोलना। हम जो पूछेंगे सिर्फ आंसर करना। संविधान की कुंजी वाकर। आत्मा भागेगा भार्गव। भागेगा भार्गव। आत्मा भार्गव। ठाकुरदास भार्गव। पूरा नाम नहीं भी याद रहे, टेंशन नहीं है, भार्गव याद आ गया काम चल जाएगा। तो आत्मा भार्गव। कुंडली
के.एम. मुंशी। कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी। पहचान पत्र पालकी वाला, पहचान पत्र पालकी वाला, ठीक है। मूल दर्शन अम्बेडकर, मूल दर्शन अम्बेडकर, ठीक है। और दीर्घकालीन सपनों का विचार अल्लादी की सोच। याद हो गया? अगर कोई साथ साथ इंटरेस्ट लेके याद किया होगा तो 100% याद हुआ होगा, ये मेरा गारंटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें शामिल सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। न्याय कितने मिले हैं? 3। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। ये जो चीज हम लोगों ने उठाया है, ये कहां से उठाया? ये पूछा जाता है। डायरेक्ट होगा, बोलेगा रूस से। कहां से लिए हम लोग? रूस से। तो रूसी क्रांति से, रूसी क्रांति से। कहां से लिए हम लोग? रूसी क्रांति का ये थीम था। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। और रूसी क्रांति हुआ है 1917 में। कब हुआ है? 1917। अभी आगे चल के थोड़ा बहुत हम लोग उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री जब देखेंगे तो ये सब चीज वहां क्लियर हो जाएगा कि रूसी क्रांति कब हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ है, अमेरिका कब आजाद हुआ है, ये सब पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। चलो तो अभी रिपीट करो। तो हमारे जो प्रस्तावना में शामिल है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, ये तत्व कहां से लिया गया है? रूसी क्रांति 1917 का ये तत्व था, वहीं से ये उठाया गया। प्रस्तावना में अब तक संशोधन कितने बार हुए हैं? 1 बार। कब हुआ है? 1976। कितनावां संविधान संशोधन? 42वां। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। इसमें से 2 शब्द ऊपर और 1 शब्द नीचे, ठीक है। चलो, भारतीय संविधान में सर्वोच्च शक्ति किसको दिया गया है? जनता को। अब आते हैं प्रस्तावना का विधिक स्वरूप। बड़ा बढ़िया सवाल बनता है। अब ये पूरा पढ़ने के बाद भी बच्चा को ये समझ में नहीं आएगा क्या करना है नहीं करना है, जब तक ये चीज पूरा कहानी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो, एक चीज यहां से याद रखोगे कि सवाल पूछता है कि प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। विधिक स्वरूप मतलब क्या हुआ? विधिक स्वरूप मतलब कानूनी रूप से, कानून में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं प्रस्तावना का, ये चीज समझना बड़ा बढ़िया से। प्रस्तावना में ये सारे चीजें लिखी गई है, पर कानूनी रूप से, जैसे संविधान में जो भी चीज लिखा हुआ है, क्या हम कानूनी रूप से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? आंसर है हाँ है। जैसे कि हम बोल रहे हैं, अभी तुमसे बात कर रहे हैं, हम एक पूरा ग्रुप बनाए हुए हैं और बैठ के कुछ भाषण दे रहे हैं, क्या हमको पुलिस पकड़ सकती है? आंसर है पकड़ने के लिए एक वजह होना चाहिए। हम तुमको भड़का रहे हैं, देश में दंगा करने के लिए कुछ उकसा रहे हैं, हम बैठ के अगर तुमको कुछ अच्छा चीज जानकारी दे रहे हैं, पुलिस हमको कभी भी नहीं पकड़ सकती है। अगर पकड़ लेती है पुलिस तो हम संविधान के तहत पुलिस पर केस कर देंगे कि मेरे मौलिक अधिकार का क्या हो गया? हनन हो गया, क्योंकि हमको बोलने की स्वतंत्रता है। तो हम संविधान का प्रयोग किया ना जी। तो क्या प्रस्तावना को हम कहीं पे भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं क्या? आंसर है नहीं। क्या नहीं कर सकते हैं? कभी भी अगर कोर्ट में हम जाते हैं प्रस्तावना के कुछ चीजों को उठाकर, तो क्या न्यायालय बाध्य कर सकता है सरकार को उसको लागू करने के लिए? तो आंसर है नहीं। क्या आंसर है? नहीं। वही तुमसे पूछा है प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है इसे लागू नहीं किया जा सकता। क्या है इसका विधिक स्वरूप? इसे लागू नहीं किया जा सकता। क्या है विधिक स्वरूप? इसे लागू नहीं किया जा सकता। मतलब समझो, ठीक है। मतलब क्या हुआ? मतलब कोर्ट आदेश नहीं दे सकती है सरकार को कि जो चीजें यहां कही गई है आपको उसको 100% लागू करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज यहां लिखा गया है इसको लेकर आगे चल के संविधान में कुछ ना कुछ अनुच्छेद वर्णित हैं। उस अनुच्छेद के बिहाफ पे आप उसको लागू करवा सकते हैं, प्रस्तावना के बिहाफ पर नहीं। समझो यहां फिर से एक बार, प्रस्तावना में काफी सारी चीजें लिखी गई है। क्या कोर्ट सरकार को आदेश दे सकती है कि आपको ये लागू करना पड़ेगा? आंसर है नहीं। इसको लेकर संविधान के अंदर जो चीजें लिखी गई है उन अनुच्छेदों को कानून के रूप में लागू करवाया जा सकता है। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। लेकिन प्रस्तावना को नहीं करवाया सकता है। इसीलिए पूछा जाता है कि प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसे लागू नहीं करवा सकता। तुमसे पूछेगा सवाल कि बताओ प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसे लागू करवाया जा सकता है, इसे लागू नहीं करवाया जा सकता है, इसको किसी स्पेशल परिस्थिति में लागू करवाया जा सकता है, इसको लागू हमेशा करवाना ही पड़ेगा। अब आंसर क्या होगा? इसे लागू नहीं करवा सकते, कोई विशेष परिस्थिति नहीं। संविधान के प्रस्तावना में लिखे गए चीजों को कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। ये बस संविधान का एक मार्गदर्शन करता है। क्या करता है? मार्गदर्शन। जैसे कि हम किसी भी चीज को करने से पहले एक ड्राफ्टिंग, मतलब एक छोटा सा एक बायोडाटा बनाकर हम रख देते हैं, ठीक है। इसको पढ़कर हम अंदर की चीजों को समझ सकते हैं कि अंदर क्या क्या वर्णित है, पर कोर्ट ये नहीं कर सकते कि इसमें जो चीज लिखा गया है इसको आपको लागू करवाना ही पड़ेगा।
क्या क्लियरिटी मिला यहाँ पर? तो संविधान का प्रस्तावना का यूज क्या हुआ? अगर इसको लागू नहीं करवा पाएगा तो प्रस्तावना का यूज क्या हुआ? तो प्रस्तावना संविधान का मार्गदर्शन करता है। क्या करता है? मार्गदर्शन। अगर कोई हमारे संविधान को पढ़ना चाहता है तो संविधान को पढ़ने से पहले प्रस्तावना को एक बार पढ़ लेगा, उसको आइडिया लग जाएगा कि संविधान में किन चीजों पर चर्चा की गई है। यानी जितने भी चीज यहाँ लिखे गए हैं ये सारे संविधान के अंदर भी मिलेंगे। तो अंदर वाला चीज लागू करवा सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसलिए ये लागू होगा। क्या क्लियरिटी मिला यहाँ तक? ये सब क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट हो जाता है। क्या तुम लोगों को समझ में आया? संविधान का प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसे लागू नहीं करवा सकता है, कोई भी कोर्ट इसको लागू नहीं करवा सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट करवा सकता है? क्या नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं करवा सकता है तो हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट का कोई चर्चा ही नहीं आएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई एक ऐसा लाइन, कोई एक ऐसा वर्ड जो तुम लोगों को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। हाँ बोलो। क्या एकता और अखंडता का मतलब क्या हुआ, ये पूछ रहे हो? क्या बोल रहा है? हाँ दो वर्ड है। पूछना क्या है? पूछना क्या है? एक आदमी बोलने दो। हाँ अच्छा, ये बंधुता जो होगा तुम्हारे हिसाब से ये दो वर्ड होना चाहिए। ये दो वर्ड नहीं है, ये एकता और अखंडता एक साथ है। और हम लोगों का शब्द नहीं है यहाँ पे। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता के जरिए ही ये दोनों होगा। एकता और अखंडता सुनिश्चित होगा। समझ में आया कि बंधुता जो मिला हुआ है वो कितने, बंधुता से हम लोग क्या करेंगे? तो एकता और अखंडता सुनिश्चित करेंगे। एकता अलग अलग और अखंडता अलग अलग नहीं होगा, एकता और अखंडता साथ में पढ़ा जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर सामाजिक न्याय अलग होगा, आर्थिक न्याय अलग होगा, राजनीतिक न्याय अलग होगा, पर एकता और अखंडता कोई अलग अलग नहीं है। एकता और अखंडता साथ में। समझ में आ गया? इसलिए बंधुत्व कितने प्रकार के? एक प्रकार के। ठीक है, चलो। और किसी को दिक्कत? बोलो। नहीं, बढ़ जाए आगे। अब आओ, प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख वाद या केस। जो हिंदी मीडियम के हो तुम लोग तो केस का जो हिंदी होता है वो वाद होता है, ये सब जानो। ठीक है, हो सकता है हम बार बार इस शब्द का चर्चा नहीं करेंगे केस का, जब हिंदी मीडियम में पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ मिलेगा तुमको? वाद। तो वाद का मतलब केस ही होता है, समझ लेना। कहीं पे भी वाद लिखा हुआ मिले इसका मतलब वो केस का चर्चा कर रहा है। केस अंग्रेजी हो गया, वाद हिंदी हो गया। हम जानबूझ के लिख दें ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख रूप से 3 केस है जिसको याद रखोगे। केस क्या होता है? कोर्ट में जब हम केस करते हैं उसी को केस कहते हैं, उसी को वाद कहते हैं। तो प्रमुख रूप से 3 केस है जो प्रस्तावना से संबंधित हमको याद रखना है। कौन कौन सा केस है इसका नाम पता होना चाहिए। पहला केस है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल केस। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल केस। दूसरा है बेरूबारी संघवाद यानी केस। और तीसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद। हमारे संविधान के परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक फैसला माना जाता है किसको? केशवानंद भारती को। किसको? केशवानंद भारती। अभी आगे चल के हम लोग सब एक एक करके समझेंगे। पहला जो केस आया उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बस इतना जान लो। पहला केस आया यूनियन ऑफ इंडिया मतलब केंद्र सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया मतलब केंद्र सरकार, ठीक है, बनाम मदन गोपाल केस। मतलब मदन गोपाल कोई केस किया संविधान के प्रस्तावना को लेकर, ठीक है, और उस केस में ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब प्रस्तावना के चीजों को लेकर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना संविधान का, ये चर्चा नहीं किया अंग है कि नहीं है, उन्होंने कहा कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, ये अलग से एक पन्ना सिर्फ लगाया हुआ है, इसीलिए ये परिवर्तनीय। परिवर्तनीय मतलब समझते हो? परिवर्तन नहीं, परिवर्तनीय मतलब होता है कोर्ट में लेकर जाना, ठीक है, यानी कोर्ट इसको एनफोर्स करवा सकता है, लागू करवा सकता है। तो हम जब कोई भी ऐसा सामान लेकर कोर्ट में जाते हैं, देखिए इसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, इसी को कहते हैं परिवर्तनीय। क्या कहते हैं? परिवर्तनीय। तो प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अभी तक कहीं ऐसा चर्चा नहीं हुआ था, समझना इस चीज को। केस क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है नहीं है, प्रस्तावना का संविधान में कितना हैसियत है, इसको लेकर कोई चर्चा नहीं किया। कभी किसी को प्रॉब्लम होगा तब तो आएगा केस। तो पहली बार एक केस आया जो कि मदन गोपाल ने किया था, जिसमें संविधान की प्रस्तावना पर विचार किया गया कि ये क्या होना चाहिए, संविधान का हिस्सा है नहीं है, कोर्ट के द्वारा इसको लागू करवाया जा सकता है या नहीं करवा सकता है। तो कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि ये संविधान प्रस्तावना जो है न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय में इसको लेकर आप नहीं जा सकते हैं। अब ये बड़ा विवाद था, आगे चल के इस पर अभी जब संशोधन पढ़ाएंगे तब वहां थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, अभी ये दोनों थोड़ा सा बढ़िया समझेंगे। इसके बाद ये 57 का केस था। कब का केस था?
1957 पहले का केस था, लेकिन इसके बारे में जो ये विचार जो आया ये 1957 में आया, इसीलिए हम लोग मदन गोपाल केस को कब मानते हैं? 1957 को। ठीक है, ये उतना अहमियत नहीं था, पर डिस्कशन यहीं से शुरू हो गया कि आगे चल के क्या होना है नहीं होना। तो एक केस आया बेरूवारी का केस। कौन सा केस आया? बेरूवारी का केस। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, ये आया था 1960 में। कब आया था? 1960 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बेरूवारी केस क्या है कि वेस्ट बंगाल में एक जगह पड़ता है बेरूवारी। कौन सा जगह है? बेरूवारी, वेस्ट बंगाल। अब अभी हमारा हिस्सा नहीं है, अभी बांग्लादेश में चला गया है। ठीक है, बेरूवारी। अब हुआ क्या था, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, उसमें रेड क्लिफ बाबू थोड़ा सा दिक्कत किए थे। क्या दिक्कत किए थे कि जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में जो पार्टीशन है, ये काफी विवादित क्षेत्र, मतलब थोड़ा सा इधर आ गया, थोड़ा सा इधर आ गया, थोड़ा सा इधर आ गया। जैसे मान लो ये हम लाइन खींच रहे हैं, एक जमीन का टुकड़ा इधर है और एक जमीन का टुकड़ा इधर है, बीच में लाइन खींच दी, तो कोई दिक्कत होगा किसी को? नहीं होगा। अब लाइन कैसे खींच रहा था? मुस्लिम बहुलता और हिंदू बहुलता को देखकर। ठीक है, अब इस जगह प्रॉब्लम क्या है, ध्यान दो। बांग्लादेश का जो अभी हिस्सा देख रहे हो और वेस्ट बंगाल का हिस्सा, इसका दिक्कत क्या है कि ये यहां तक हिंदू बहुल क्षेत्र है। ठीक है, ये हिंदू बहुल क्षेत्र है, ये हिंदू बहुल क्षेत्र है, उसके बाद ये सब मुस्लिम क्षेत्र है, फिर ये यहाँ मुस्लिम क्षेत्र है, ये मुस्लिम क्षेत्र है। अब कैसे विभाजित करेगा? कैसे विभाजित करेगा? क्योंकि डिसीजन यही हुआ था, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसको पाकिस्तान भेजिए और जो हिंदू बहुल क्षेत्र है उसको कहां भेजिए? हिंदुस्तान। तो ये क्या किया क्लिफ बाबू, क्या किया? लाइन ऐसे पार दिया। ठीक है, नहीं समझ में आया? उसको पता नहीं है वो कर क्या रहा है। तो लगभग काफी सारे ऐसे हो गए, लगभग 100 के संख्या में से छोटे छोटे कस्बे हो गए जो हिंदू बहुल क्षेत्र हिंदुस्तान में आ गया और मुस्लिम बहुल क्षेत्र किसमें चला गया? पाकिस्तान में। पर घूम के देख रहा है तो हम कहां फंस चुके हैं? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान वाला हिस्सा कहां फंस चुका है? हिंदुस्तान में। अब आजादी हो गया, अब बोल रहा है अब हम क्या करें? ठीक है, क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी, मेरा जमीन है पाकिस्तानी, पर आसपास में सब क्या है? हिंदुस्तान का जमीन। अब ये काफी विवादित क्षेत्र था, इसको लेकर काफी सॉर्ट आउट हुआ है और लास्ट डिसीजन जो हुआ है वो 2015 में हुआ है, अभी तक विवाद चल रहा है। ठीक है, इसी में एक क्षेत्र था जिसका नाम था बेरूवारी। क्या नाम था? काफी बड़ा एरिया था। बेरूवारी जो क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। कैसा क्षेत्र था? मुस्लिम बहुल क्षेत्र। और आ कहां गया था वो? हिंदुस्तान में आ गया था। और काफी टेंशन हो रहा था। बांग्लादेश वेस्ट बंगाल की सरकार कहती थी ये मेरा जमीन है तो मेरे ही पास रहेगा। बांग्लादेश कहता था, उसमें पाकिस्तान ही था, पाकिस्तान कहता था ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र आपको किसको देना है? पाकिस्तान को। ये क्षेत्र मेरे अंदर आएगा। तो काफी विवाद चलता था। ठीक है, उस विवाद पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो काफी विवाद चल रहा था आजादी के बाद ही। फाइनली जवाहर बाबू ने एक मीटिंग बैठाया 1958 में। किस वर्ष? 1958 में। उस वक्त जो पाकिस्तान के पीएम थे उनका नाम था नून। तो इनका जो नाम था फिरोज खान नून। क्या नाम था? फिरोज खान नून। तो हम लोग नून ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिरोज खान नून। तो इनके साथ हमारे नेहरू का बैठक हुआ। किसके साथ? नून साहब के साथ। तो नेहरू, इसको कहा जाता है नेहरू नून समझौता। क्या कहा जाता है? नेहरू नून समझौता। किस वर्ष हुआ? 1958 में। 1958 में नेहरू नून समझौता में नेहरू जी तंग आकर बोले ठीक है बारोबारी ले लो, मतलब बेरूवारी क्या करो? ले लो। अब बोल तो दिए कि बेरूवारी हम दे देंगे आपको, पर देने का हमारे संविधान में कोई प्रावधान था क्या? हमारे आगे चल के भी पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में कहा गया है कि हम दूसरे का क्षेत्र हड़प सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि हम नए राज्यों का सृजन कर सकते हैं और हमारे संसद को अधिकार है कि नए राज्यों का सृजन करे। अगर कभी खुदा न खास्ता कोई ऐसा मौका मिलता है कि हमारा ये क्षेत्र है और बगल वाला चाह रहा है कि हम आपके इधर मिल जाएं, तो हम मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नए राज्य के रूप में उसको शामिल कर लेंगे। समझ में आया? ये प्रावधान है। और अगर भविष्य में चाहें किसी देश को आस पड़ोस में, मतलब मान लो नेपाल कितना बड़ा है, ठीक है, ये तो हमारा एक राज्य बन सकता है, भूटान एक राज्य बन सकता है। अगर ऐसा प्रवृत्ति हो गया, हमारा ऐसा कोई इच्छा है नहीं, लेकिन भविष्य में भारत की इच्छा ऐसी हो गई हम हड़प नीति की ओर जाएं, ठीक है, साम्राज्य विस्तार करें, तो कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। संविधान हमको आजादी देता है इस बात का। ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 3 कहता है कि हम अपने जो राज्य हैं इसके सीमा वगैरह में परिवर्तन कर सकते हैं, पर पूरे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम अपना कोई अंग काट कर किसी को दे सकते हैं। और यहाँ पे नेहरू जी क्या बोल दिए? हम बेरूवारी आपको दे देंगे। इस पर विवाद हो गया, आप किस हक से दीजिएगा? संविधान आपको हक देगा तब तो दीजिएगा। अब नेहरू जी फंस गए, बोले बात तो सही है,
कि संविधान में तो ये कहीं नहीं कहा गया कि हम दूसरे को दे सकते हैं, ये भले कहा गया कि अगर जब मौका मिलेगा तो क्या करेंगे, ले लेंगे और नया राज्य बना देंगे, ठीक है। और ये विवाद सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट को इस पर डिसीजन देना था कि आखिर क्या किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम बिना किसी चीज का करते हैं, मान लो बिना किसी संशोधन का करते हैं, तो ये असंवैधानिक हो जाएगा। इसलिए इन लोगों का विचार था कि हम अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का अधिकार मिलता है, तो उसके तहत हम लोग संशोधन करके ये ऐड कर देते हैं कहीं पर कि अगर भारतीय सरकार चाहे तो अपना हिस्सा शांति के लिए, वैश्विक शांति के लिए अपना हिस्सा दे भी सकते हैं, ठीक है। इस पर विचार चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला यहां सुनाया, बोला 2 जगह से विवाद हो रहा है, 2 और 3 पर विवाद हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं। इसमें नए राज्य के निर्माण का चर्चा किया तो जा रहा है, पर यह थोड़ी ना कहा जा रहा है कि आप नहीं दे सकते हैं, समझ में आना चाहिए, यह कहीं नहीं कहा गया है। एक जगह पे जहां पे विवाद हो सकता था वो था प्रस्तावना। प्रस्तावना में कहा गया है हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हैं। क्या कहा गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है और एकता और अखंडता को हमको क्या करना है? बनाए रखना है। तो अखंडता का मतलब क्या हुआ? एकजुट को बनाए रखेंगे। और हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, मतलब इसको कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलता है कि हम अपना एक भी इंच किसी देश को दे नहीं सकते हैं, इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेवारी है। और इसी पर विवाद हुआ कि प्रस्तावना में तो ये पोर्शन है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग हम नहीं मानते हैं। जब प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है तब हम इसको लेकर संशोधन का कोई चर्चा ला ही नहीं सकते। समझ में आया? प्रस्तावना में जो चीजें लिखी गई है वो बस पढ़ लीजिए, वो संविधान का अंग नहीं है, इसलिए आप बिना किसी विशेष संशोधन का बेरोबारी दे सकते हैं। समझ में आया? बेरोबारी संघ केस क्या था? बेरोबारी संघवाद ये था कि बेरोबारी हमको देना था, किसको देना था? पाकिस्तान को। इसको देने के लिए संविधान में संशोधन करने पड़ते। संविधान में यह कहीं नहीं कहा गया है कि हम अपना कोई हिस्सा किसी देश को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये कहीं पर इसकी चर्चा नहीं की गई है। लेकिन प्रस्तावना में यह कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है और इसकी अखंडता को बनाए रखना हमारा जिम्मेवारी है। अखंडता को बनाए रखना हमारा जिम्मेवारी का मतलब हुआ कि 1 इंच पर भी अगर कोई अधिकार करता है तो हमको ये छीन कर वापस लेना पड़ेगा। जब हम छीन के वापस लेते हैं हम दान कैसे कर देंगे अपना जमीन? समझ में आया? ठीक है। इसीलिए अगर संविधान का अंग माना जाता प्रस्तावना को तो इसमें संशोधन करना पड़ता और ये लिखा जाता कि हम जरूरी पड़ने पर दे सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं, तो आप लोग आराम से जो करना है कीजिए, प्रस्तावना में छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं है। और हमारी सरकार ने बिना किसी संशोधन का हमारा जो बेरोबारी चीज है वो दे दिया। वो किसको दे दिया? पाकिस्तान को। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन से बेरोबारी को दिया गया है पाकिस्तान को, तो 9वां संविधान संशोधन। अब बोलोगे, अभी आप बोले कि संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी, फिर कैसे संशोधन हुआ? वो अलग संशोधन है। वो संशोधन अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में हमारे सारे क्षेत्रों का नाम आता है, ठीक है, कि हमारे पास कितने क्षेत्र हैं, उसमें क्या क्या शामिल है। अनुसूची जब पढ़ाएंगे तो उसमें पहला अनुसूची में क्या लिखा गया है? भारत राज्यों का संघ है और उसमें कितना राज्य है, क्या है, नहीं है, उसकी चर्चा की जाती है। उसमें हम लोग एल्टर किए कि बेरोबारी अब हमारा हिस्सा नहीं है, वो मिटा दिए, बस इतना ही किए, ठीक है। तो याद रखोगे बेरोबारी, इसका हमको रिजल्ट याद रखना है समझने के लिए। जब संशोधन पढ़ाएंगे तो फिर से इसका चर्चा करेंगे। तो बेरोबारी का रिजल्ट याद रखना है कि बेरोबारी संघ में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। पहले याद रखना, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल केस में क्या कहा गया कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसको लेकर हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद बेरोबारी कांड में क्या कहा गया कि सब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब एक और केस आएगा 1973 में। कब केस आएगा? 1973। इसको कहते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाड़। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में प्रस्तावना को इससे कोई मतलब था नहीं, ये प्रस्तावना इसमें ऑटोमेटिकली आ गया। कैसे आया ये समझो। केशवानंद भारती जो है ये केरल का एक आदमी था, ठीक है, केरल का कोई पुजारी आदमी था केशवानंद भारती। अब उस समय, ये जो समय चल रहा है, यहाँ पर भूमि अधिग्रहण कानून लागू था और इसके तहत जमीन को हड़पा जा रहा था। जो जमींदार लोग था उसका जमीन क्या किया जा रहा था? हड़पा जा रहा था, मतलब सरकार उसको उस पर कब्जा कर रही थी। लेकिन इस समय तक हमारे पास हमको जमीन रखने का अधिकार था। जब आगे चल के भी पढ़ाएंगे, हमारा संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार में एक अधिकार है जिसमें संपत्ति का अधिकार आता है। कौन सा अधिकार था वो? 19(1) का F, 19
एक एफ। इसमें कहा गया है हमें संपत्ति का अधिकार है। क्या कहा गया इसमें? हमें संपत्ति का अधिकार है। हो सकता है अभी ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझना सिर्फ 1 2 3 4 5 6 लाइन से हम लोग पढ़ते जाएंगे तो 19वां लाइन में पहुंचेंगे ना जी। तो 19वां लाइन के प्रथम सब कॉलम के एफ सब कॉलम में ये कहा गया है कि भारतीय नागरिक को संपत्ति का अधिकार है। एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 31। कौन सा? अनुच्छेद 31। तो ये कहता है कि भारतीय नागरिकों को संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार का मतलब क्या हुआ? हम संपत्ति रख सकते हैं। जैसे आज तुम्हारे पास जो 1 बीघा 2 बीघा 1 कट्ठा जो भी जमीन है तुम्हारे पिताजी के पास, तुम्हारे पास, क्या ये जमीन एक्चुअल में तुम्हारा है? आंसर है नहीं। तुम बस रख रखाव करके अपना खा पी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो संपत्ति का कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार जब चाहे संपत्ति को जब्त कर सकती है। किसी भी पब्लिक वेलफेयर के लिए किसी का भी संपत्ति कभी भी सरकार ले सकती है। अगर मान लो कहीं से कोई रोड निकल रहा है, बीच में किसी का घर आ गया, तो सरकार उसको मुआवजा देके घर क्या करेगी? तोड़ देगी। हम क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये संपत्ति मेरा है। इसीलिए हम लोगों को संशोधन करना पड़ा है बाद में। अभी फिलहाल यहाँ पर आओ, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार था। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार क्या था? किस अनुच्छेद के तहत? 19(1)(f) के तहत और 31 के तहत। अब हुआ क्या, ये जो 1973 वाला केस देख रहे हो, ये समय हड़पा जा रहा था जमीन सरकार के द्वारा। ठीक है, किसका जमीन हड़पा जा रहा था? केशवानंद भारती का। ये केस कर दिया कि हमारे संविधान में तो है अधिकार हमको संपत्ति का, तो फिर मेरा संपत्ति क्यों हड़प रहे हैं? क्या हम संविधान के किसी भी कोने में संशोधन कर सकते हैं कभी भी? क्या इसका केस का थीम यही था? क्या संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है कभी भी? क्या इंक्लूडिंग कौन सा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में भी कभी भी बदलाव करके कुछ भी मौलिक अधिकार हटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है क्या? इस पर केस चला और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला दिया कि संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है। समझ में आया? तो कहानी शुरू कहां से हुआ है? मौलिक अधिकार से। कहानी शुरू कहां से हुआ है? मौलिक अधिकार। केशवानंद भारती केस एक्चुअल में किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार। कि हमारे पास संपत्ति का अधिकार है और मेरा संपत्ति आप छीन रहे हैं, सरकार मेरा संपत्ति छीन रही है, तो किस हिसाब से? तो फिर हमको मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इसको लेकर ये केस किया और केस में फैसला आया कि सरकार चाहे तो किसी भी अंग का संशोधन कर सकती है और पूरा संविधान का कहीं पर भी कोई भी एक ऐसा कोना नहीं होगा जिसमें संशोधन लायक क्षेत्र नहीं हो। पर इससे एक क्षेत्र और विवादित हो गया, क्योंकि 1960 में सुप्रीम कोर्ट ही कहा था, क्या कहा था? कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन नहीं किया सकता है। और 73 में क्या कहा? कि संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन हो सकता है। इसका मतलब प्रस्तावना में भी हो सकता है। तो अगर प्रस्तावना में हो सकता है, इसका मतलब प्रस्तावना भी संविधान का अंग हुआ। समझ में आया? तो इनके इस वाद से ये क्लियर हो गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्या हो गया? प्रस्तावना संविधान कहाँ गया? प्रस्तावना संविधान का अंग है। और अगर अंग है, इसका मतलब इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। पर इनका जो थियरी था, मतलब जो डिसीजन था, उसमें एक मेन मुद्दा इन्होंने कहा कि हम संशोधन तो कर सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है मूल ढांचा सिद्धांत। क्या कहा जाता है? मूल ढांचा सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि किस वाद से संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रस्तावित हुआ? कौन सा वाद है? केशवानंद भारती वाद 1973। मूल ढांचा सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि संविधान एक फॉर्मेट में तैयार किया गया है। तैयार किया गया ना, हम चाहें तो समाज के वेलफेयर के लिए कुछ घटा बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाए। जैसे हम तुमको बोले कि क्लास आना है 9 बजे, ठीक है, एक टाइम हुआ, हम इसमें बढ़ा सकते हैं, आधा घंटा आगे आधा घंटा पीछे। मतलब तुम मान लो अगर टाइम चेंज करवाना चाहो, आधा घंटा आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हैं ठीक है कल से 1 बजे रात में क्लास आना। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये मूल प्रवृत्ति ही चेंज हो गया कि क्लास पूरा दुनिया हो रहा था दिन में, तो हमको कभी ना कभी दिन में ही टाइम एडजस्ट करना था। 9 बजे समय था, 9 बजे 1 घंटा आगे आधा घंटा आगे पीछे कर सकते थे, पर क्या बोल दिए? 1 बजे रात में आओगे। तो ये मूल ढांचा परिवर्तित हो गया ना। क्लास लेने का समय था दिन में, रात में हम कर दिए। ठीक है, यही हुआ मूल ढांचा में परिवर्तन। संविधान में अगर कहा गया है कि हमको अधिकार दिए जा रहे हैं कुछ चीजें को, हम लोगों को 7 अधिकार दिया गया था। कितना अधिकार? 7 अधिकार। थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं, पर यह नहीं कहा जा सकता कि आज से मौलिक अधिकार समाप्त हो रहा है। अगर ये कह दिया जाएगा
मान लो मोदी जी अभी कोई बिल लेकर आते हैं और ये वो बिल ये कहे हम संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार को क्या करना चाहते हैं, निरस्त करना चाहते हैं। ये संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, मूल ढांचा में परिवर्तन हुआ, तो निरस्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं 7, उसको घटाकर हम 6 कर सकते हैं, उसको घटाकर हम 8 कर सकते हैं। तो वर्तमान में एक मौलिक अधिकार घटा दिया गया है, तो वर्तमान मौलिक अधिकार कितने हैं, 6। ये परिवर्तन हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार को हमेशा हमेशा लिए खत्म कर दें, ठीक है। इसी को कहते हैं मूल ढांचा सिद्धांत। क्या कहते हैं, मूल ढांचा सिद्धांत। दूसरा, हम निगेटिव संशोधन नहीं कर सकते, नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते। नकारात्मक संशोधन का मतलब यह हुआ कि अगर तुमको, हम एक अपने मीनिंग से अपने भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, अगर तुमको सैलरी 10,000 रुपए महीना मिल रहा है, ठीक है, पिछले 5 साल से तुम सैलरी 10,000 रुपए महीना ले रहे हो, और आज सरकार बोलती है कल से तुमको सैलरी 8,000 रुपए महीना मिलेगा, ये निगेटिव बदलाव हुआ कि पॉजिटिव बदलाव हुआ? तुम सरकार का सीधा जाके कॉलर पकड़ेगा, चलो तुम्हारा है ये, हम 8 साल से काम कर रहे हैं 10,000 में, अब बढ़ने का समय आया, तुम 2,000 और घटा दिया, मार के फोड़ देंगे तुमको, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव संशोधन हुआ। क्या हुआ? निगेटिव संशोधन। तुम्हें सैलरी में बदलाव लाया सकता है, 10,000 को 10,500 किया जा सकता है, 8,000 नहीं किया सकता है, तुम छोड़ोगे नहीं। वैसे ही संविधान में समाज के बेहतरी के लिए कुछ चीजों को ऐड कर सकते हैं हम, कुछ चीज हटा भले सकते हैं, पर उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा प्रावधान ले आए जो संविधान को पंगु बना दे, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आया? तो 3 केस हमको पढ़ना है। कितना केस पढ़ना है? 3 केस। पहला केस कौन सा? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल का। हम देखो, इतना सी समझने के लिए ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो मेन क्रक्स है उसको हमको याद रखना है कि गोपाल का केस का क्या कहा गया। गोपाल के केस में इस संविधान प्रस्तावना को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता, बस बात खत्म। एक लाइन याद रखना है, ये प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय में। बेरूवारी संघ केस कब आया? 1960, और इसमें क्या कहा गया? संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाएंगे? तुमको दे देगा, पूछेगा निम्न में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? कौन सा केस हो जाएगा? बेरूवारी। निम्न में से किस वाद में ये कहा गया कि प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है? किसमें? मदन गोपाल के। अब केशवानंद भारती केस कब आया? 1973, और इसमें क्या कहा गया कि संविधान का, प्रस्तावना संविधान का अंग है भी, और इसमें संशोधन हो भी सकता है, पर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो हम कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, पर मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इसलिए एक नया चीज आया। क्या आया? मूल ढांचा सिद्धांत। संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किसने दिया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस, ठीक है। कब आया? 1973 में। क्या? बनाम मतलब वर्सेस, अंग्रेजी में वर्सेस होता है ना, इससे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मैच जो होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मतलब एक पक्ष में इंडिया और दूसरे पक्ष में पाकिस्तान। वैसे ही हो गया, एक केस करेगा तो 2 आदमी होगा ना, एक जो केस करने वाला है और एक जो जिस पर केस किया जाएगा। तो केस करने वाला कौन है? केशवानंद भारती, और क्या किस पर है? केरल राज्य पर। इसी को बोलते हैं बनाम। हो गया क्लियर?